अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने लाइट सेक्शन को समझा था। लाइट सेक्शन में हमने दो सर्किट समझ लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी के जितने भी आईसी हैं वो इंशाल्लाह उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की जो हमारी ये वीडियो है वो ग्राफिक सेक्शन पर है कि ग्राफिक किस तरीके से बनते हैं, ग्राफिक के लिए टोटल कितनी लाइनें काम करती हैं, कौन सा आईसी ग्राफिक के लिए वोल्टेज बनाता है, उस आईसी को ग्राफिक के वोल्टेज बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, ये सारी डिटेल जो है हम आज की वीडियो में सिखाएंगे। मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करते हुए आपको मुश्किलात का सामना है, आपके सामने लाइट या ग्राफिक के फॉल्ट आते हैं, आपको समझ नहीं आती कैसे रिपेयर करना है, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्राफिक सेक्शन को मुकम्मल समझ जाएंगे कि ग्राफिक किस तरीके से बनता है, कौन कौन सी लाइन इसमें क्या काम करती है। वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्क्रीन पर जाते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई हमें ग्राफिक के लिए टोटल कितनी लाइनों की ज़रूरत होती है। ग्राफिक के लिए सबसे पहले जो है ना हमें ग्राफिक के दो वोल्टेज की ज़रूरत होती है बनाने के लिए। एक -5 वोल्ट या -6 वोल्ट, दूसरा +5 वोल्ट या +6 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों वोल्टेज हमें LUB आईसी जो ग्राफिक का जो है वोल्टेज ड्राइवर आईसी है ये बनाकर देता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, ज़्यादातर जो मशहूर नाम है इसको LUB आईसी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्राफिक आईसी बोलते हैं। टोटल ये 15 पिन का आईसी है। ठीक है, अच्छा, इस आईसी को समझने से पहले जो है ना हम बाकी लाइनें भी समझ लें ताकि फिर मैं आपको आईसी की डायग्राम पे ले जाके वहां पे कंप्लीट आईसी की वर्किंग समझाऊंगा। ठीक है, आईसी से निकलने वाले ये दो वोल्टेज है ना, ये इनके दो नाम होते हैं। एक होता है VSN, दूसरा होता है VSP। जो VSN है ये नेगेटिव वोल्टेज है, मतलब -5 या -6 वोल्ट, और VSP का मतलब है +5 वोल्ट या +6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, अब VSN का जो दूसरा नाम है वो है AVEE, और जो VSP है इसका दूसरा नाम है AVDD। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आपको जो है ना मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए। तो ये देखें AVDD लिखा हुआ है LCM और दूसरा AVEE। ठीक है, दोनों नाम आपको बता दिए हैं ताकि आपको जो भी नाम लिखा हो समझने में आसानी हो। ये दोनों वोल्टेज हमारे LUB आईसी बनाकर हमें देता है ताकि जो है ग्राफिक का काम आ सके, या ग्राफिक को चलने में जो है ना ये वोल्टेज की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें एक और वोल्टेज की जरूरत होती है जो हमारे लॉजिक्स को कंट्रोल करता है। ग्राफिक सिस्टम के जो लॉजिक्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए VIO 1.8 वोल्टेज की जरूरत होती है, और ये VIO 1.8 वोल्टेज हमें पावर आईसी से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पर कुछ और लाइनें हैं जो कंट्रोलिंग की लाइनें होती हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि इन लाइनों का क्या काम है। तो ये देखें, ये एक लाइन है रीसेट की, LCM रीसेट। देखें, कोई भी आईसी जब काम स्टार्ट करता है ना तो उसको एक डिफॉल्ट्स की कमांड मिलती है ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल मेंटेन कर ले और सही तरीके से अपना काम स्टार्ट करे। तो ये लाइन जो होती है ना रीसेट की लाइन, ये रीसेट की लाइन जो हमारा ग्राफिक आईसी होता है CPU के अंदर डिस्प्ले को बनाता है, जो उस आईसी को रीसेट करती है ये लाइन। ठीक है, ताकि वो अपना काम जो है फंक्शन बेहतरीन तरीके से कर सके। और ये सिर्फ जब हम फोन को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे एक दफा उस आईसी को रीसेट कर देती है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। हमेशा ये जो है ना बूटिंग के दौरान ही रीसेट करेगी। जब आप फोन बंद करके चलाते हैं तो उस टाइम ये उस ग्राफिक आईसी को रीसेट कर देगी। ठीक है, ग्राफिक आईसी दो होते हैं, एक ग्राफिक जो CPU के अंदर GPU वाला सेक्शन है, ठीक है, दूसरा जो सिर्फ 2 वोल्ट बनाता है जिसको हम LUB आईसी बोलते हैं। इसको भी लोग ग्राफिक आईसी बोलते हैं, LUB आईसी को, हालांकि ये जो है ना ग्राफिक के लिए वोल्टेज ड्राइवर आईसी होता है। ठीक है, अच्छा, अब रीसेट की लाइन आपने समझ ली। उसके बाद एक लाइन है जी DSI, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस जो प्रोटोकॉल था, उसकी लाइन है TE, टेयरिंग इफेक्ट्स। टेयरिंग इफेक्ट्स का काम होता है कि देखें, जो वीडियो चलती है या पिक्चर होती है ना,
वीडियो ना ये मुख्तलिफ पिक्चरें इकट्ठी करके ना तो उस पिक्चर को बार बार स्पीड के साथ प्ले किया जाता है जिससे वीडियो बनती है। मतलब एक वीडियो के अंदर जो है ना वो समझ लें कि लाखों पिक्चरें होती हैं और उन पिक्चरों को जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना आगे रोटेट करके वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, अब हर पिक्चर एक फ्रेम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है ना ये एक फोन है ना तो ये एक पिक्चर है, ये एक फ्रेम है। ठीक है, अगली पिक्चर जो आएगी तो वो अगला फ्रेम होगी। ठीक है, इस तरीके से इन सभी पिक्चरों को फ्रेम के अंदर सेट करना और इसकी फ्रेम सेटिंग की टाइमिंग को नोट रखना कि एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अगली पिक्चर है, उससे एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर अगली पिक्चर है। तो ये लाइन जो है वो टेयरिंग इफेक्ट्स का काम है। ये टेयरिंग इफेक्ट्स की लाइन, टी की लाइन क्या करती है, ये फ्रेम को एडजस्ट करती है, मतलब तस्वीर को फ्रेम के अंदर एडजस्ट करती है और उसकी टाइमिंग को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जो है ना और भी काफी सारी लाइनें आती हैं। कुछ लाइनें होंगी, आईडी की लाइन आती है इसके अंदर। अक्सर आईडी की लाइन का क्या काम है, वो पैनल की आइडेंटिफिकेशन करती है। ठीक है, देखें कुछ मॉडल में जो है ना टीएफटी भी चल जाती है, कुछ में एमोलेड भी चलता है। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है सीपीयू ने कि हाँ भाई अभी इन्होंने टीएफटी लगाई है या एमोलेड एलसीडी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है उस आईडी के अपने जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, उसको भी सीपीयू ने सेंस करना होता है ताकि आपने देखा कि कभी दूसरा पैनल चला हो किसी दूसरे मॉडल के ऊपर, नहीं चलता, एग्जैक्ट जो उसका मैचिंग मॉडल है वही चलेगा। मतलब एक मिसाल है, एक एलसीडी है वो 2 या 3 मॉडल के लिए एडजस्ट की गई है तो वो 2-3 मॉडल पे ही चलेगी, दूसरों के ऊपर वो नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसकी वजह यही होती है कि उनके जो है सर्किट्स के अंदर फर्क आता है और उसके बाद जो है ना उसकी डिजाइनिंग में फर्क आता है। ठीक है, तो ये सीन है। आईडी की लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की आइडेंटिफिकेशन करती है। ठीक है, कि हाँ भाई एमोलेड लगा हुआ है, टीएफटी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और इसकी अपना ओरिजिनल पैनल लगा है या दूसरा पैनल लगा है, तो ये आईडी की लाइन का ये काम है। अच्छा, इसके बाद आईडी की लाइन 1 भी हो सकती है, आईडी की लाइन 2 भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अगली चीजें हैं ना वो ये है कि सीपीयू से ना हमें कुछ मीपी प्रोटोकॉल की लाइनें आती हैं, डाटा आता है ग्राफिक का जो डाटा होता है ना वो आएगा। अब ये देखें, ये सीपीयू से डायरेक्ट जो है ना ये लाइनें आई हैं, रास्ते में नेटवर्क रजिस्टर्स लगी हुई हैं और ये नेटवर्क रजिस्टर जो है ना ये हमारे एलसीडी कनेक्टर के ऊपर पहुंच गई हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये टीडी लिखा हुआ है, डाटा पी पॉजिटिव 0, उसके बाद डाटा नेगेटिव 0। ठीक है, उसके बाद टीसीपी का मतलब है क्लॉक पॉजिटिव और उसके बाद जो दूसरी है टीसीएन का मतलब है क्लॉक नेगेटिव। डाटा के साथ क्लॉक की भी लाइन आपको पता है हमेशा जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना डाटा को मजीद बेहतर करने के लिए, डाटा को मजीद क्लियर करने के लिए, इसके रिजल्ट को ज्यादा अच्छा एचडी डिस्प्ले बनाने के लिए जो है ना इसके लिए डाटा की लाइनें ज्यादा करते जाएंगे। जितनी डाटा की लाइनें ज्यादा होंगी उतना ही हमारा डिस्प्ले जो है वो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा वाज़ेह होगा, ज्यादा साफ होगा, एचडी होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, डाटा पॉजिटिव 0, डाटा नेगेटिव 0, उसके बाद क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव, फिर डाटा पॉजिटिव 1, डाटा नेगेटिव 1, डाटा पॉजिटिव 2, डाटा नेगेटिव 2। यहां पर जो है डाटा नेगेटिव पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3 की भी लाइन भी हो सकती है। मतलब इसी तरीके से डाटा की लाइनें जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतना ही हमारा डिस्प्ले जो है वो ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और ये सारी की सारी लाइनें जो हैं ये सीपीयू से आती हैं। ठीक है, इनके ऊपर सभी के ऊपर एक जैसी जीआर आती है। ये 2 पिनों के बाद 1 पिन ग्राउंड आती है, 2 पिनों के बाद 1 पिन ग्राउंड आती है और ये आईपीएस पैनल के अंदर ये सेक्शन होगा। ठीक है, जब एमोलेड की बारी आएगी उसका तरीकाकार मैं आपको एमोलेड के हिसाब से समझाऊंगा। आईपीएस में यही होता है या टीएफटी में यही होता है कि 2 डाटा की लाइनों के बाद 1 ग्राउंड होता है, 2 डाटा के बाद 1 ग्राउंड होता है, कभी 1 डाटा के बाद 1 ग्राउंड भी हो सकता है, 1 डाटा के बाद 1 ग्राउंड, 1 डाटा के बाद 1 ग्राउंड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये लाइनें डायरेक्ट सीपीयू से आती है। मैं थोड़ा आपको क्लियर करवा देता हूँ ये चीज कि हाँ भाई ये वाकई सीपीयू से आ रही है। ये देखें, ये नीचे से निकली है और ये लाइनें सीधी ऊपर जो है ना वो सीपीयू से आई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एलसीडी कनेक्टर के ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो ग्राफिक के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एलयूबी आईसी से निकलने वाले 2 वोल्टेज, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, VIO 1.8 वोल्टेज, रीसेट, टी, आईडी
और डाटा की लाइनें और क्लॉक की लाइनें, ठीक है। ये लाइनें हमें ग्राफिक बनाने के लिए जरूरी हैं। अभी देखें ना, ये लाइनें सीपीयू से निकली हैं, सीधी एलसीडी कनेक्टर पर आ गई हैं। सबकी जीआर एक जैसी होगी, मतलब एक के ऊपर जीआर 455 है, 2 3 4 का पॉइंट का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सभी लाइनें सीपीयू से निकलकर जो है वो जा रही हैं किधर, हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे। ये देखें, और रास्ते में ये कपलर कॉइल या मीपी फिल्टर्स भी इनको बोलते हैं, इनसे होती हुई ये इस कनेक्टर पर पहुंचेंगी। अगर इनमें से कोई एक लाइन भी मिस हो जाती है तो हमारा ग्राफिक नहीं बनेगा, और अगर हमारा ग्राफिक नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है हमें डिस्प्ले नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इनको चेक करने के लिए क्या है कि आपने मल्टीमीटर से इन पिनों की जीआर ले लेनी है। यहाँ पे अगर आपको इन पिनों की किसी की जीआर नहीं मिल रही तो आपने ये कपलर जो कॉइलें लगी हुई हैं, नेटवर्क रजिस्टर जो लगी हुई हैं, इनके दोनों सिरों के ऊपर, अच्छा इनको ना कुछ लोग कपलर कॉइल्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग नेटवर्क रजिस्टर भी बोल देते हैं, मीपी फिल्टर भी बोल देते हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो मैं इस वजह से जो है ना सारे नाम ही लेता हूं ताकि कोई भी जो है ना नाम आपके ज़हन में बस जाए, तो ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अभी ये जो है ना एक साइड से क्या करती है, सीपीयू से डाटा आता है रजिस्टर की एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है ना ये आगे कनेक्टर के साथ टच होती है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि ये रजिस्टर खराब हो जाती है ना, तो यहाँ पर हमें रीडिंग नहीं मिलती। जब रजिस्टर के दूसरा सिरा जो सीपीयू से आ रहा है उस साइड पे चेक करें तो वहां पर हमें रीडिंग मिलती है। तो इसको आप जंपर भी कर सकते हैं, मतलब इस रजिस्टर को, नेटवर्क रजिस्टर को उतार कर आप इसकी जगह पर जंपर भी कर सकते हैं। ये दो का सेट होता है, ये दोनों इकट्ठी उतरेंगी। अगर उन दो में से एक भी खराब होगी ना, दोनों इकट्ठी उतरेंगी और दोनों को फिर जंपर करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप इसकी जगह पर नेटवर्क रजिस्टर लगा लें तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि अब जो हमारे ये जो वोल्टेज है ना, ये कैसे बने हैं। ये वाले वोल्टेज जो एवीई और एवीडीडी वाले वोल्टेज है ना, ये कहां से आए हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने ग्राफिक आईसी के ऊपर। ये देखें, ये ग्राफिक आईसी है, ठीक है। टोटल 15 पिन का ये ग्राफिक आईसी है, और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसको चाहिए और क्या बनाकर ये देता है, ये समझाने के लिए मैं आपको अपना डायग्राम निकालता हूं ताकि आपको आसानी से उसकी समझ आ जाए। तो मुझे जो है ना यहाँ पर इस डायग्राम को ओपन करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा डायग्राम बनाया है ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले जो है ना एलयूबी आईसी को 2 वोल्टेज जो हमें ये बनाकर देता है ना, उसको बनाने के लिए ना इसको पहले रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेगी। हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो ये हमें वोल्टेज आगे बनाकर देगा, ठीक है। अब ये हमसे मांगता क्या क्या है, ये हमसे पहली रिक्वायरमेंट मांगता है वीपीएच, जो कि हमने इसको वीपीएच दिया है C1 की पिन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है ये दूसरी रिक्वायरमेंट हमसे मांगता है ग्राउंड, ठीक है। तो हमने इसको ग्राउंड, ये 3 पिनों पर जो है ना इसको ग्राउंड भी दे दिया है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मास्टर के साथ कनेक्टिव किया जाए ताकि मैं कम्युनिकेशन कर सकूं, मेरा मास्टर मेरे साथ कम्युनिकेशन करते हुए मेरी निगरानी कर सके। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये जो है ना इसकी B2 की पिन और C2 की पिन ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ जुड़ी होती है। एक लाइन का नाम है SCL, दूसरी का नाम है SDA, ये I2C प्रोटोकॉल है। और इस तरीके से ये मास्टर अपने स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसकी निगरानी करता है, ठीक है। इसको वीपीएच भी मिल गया, इसको ग्राउंड भी मिल गया, मास्टर के साथ इसकी कम्युनिकेशन भी हो गई। उसके बाद इसकी 2 पिन हैं जनाब, A1 और B1। यहां पर 2 इनेबल आते हैं। अब यहां पर 2 इनेबल क्यों आते हैं, पीछे हमने जितने भी आईसी पढ़े हैं वहां पर तो 1 इनेबल आता था, यहां पर 2 इनेबल क्यों आते हैं, क्योंकि इस आईसी ने आगे हमें 2 किस्म की सप्लाइयां बनाकर देनी है। एक नेगेटिव सप्लाई बनाकर देनी है, एक पॉजिटिव सप्लाई बनाकर देनी है। तो हमें भी इसको इनेबल 2 देने पड़ेंगे। एक नेगेटिव इनेबल देना पड़ेगा जो नेगेटिव सप्लाई के लिए ट्रिगर करेगा, और एक पॉजिटिव इनेबल देना पड़ेगा जो पॉजिटिव सप्लाई का ट्रिगर होगा, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक नेगेटिव के लिए हुक्म आया कि आप नेगेटिव काम करो, दूसरे को बोला कि आप पॉजिटिव काम करो, ठीक है। 2 हुक्म आए हैं इनेबल की शक्ल में, ठीक है। अब सीपीयू से जो आने वाली लाइनें हैं, 2 इनेबल आए, 2 क्लॉक और डेटा की लाइनें आई, ये 4 लाइनें सीपीयू से आई। सभी लाइनों की जो जीआर है वो 300 से 850 के दरमियान होगी, ठीक है। 1.8 वोल्टेज होंगे इनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी जब रिक्वायरमेंट पूरी कर दी ना, तो ये अपनी स्विचिंग शुरू करेगा, ठीक है। अब स्विचिंग ये कैसे शुरू करेगा, जैसे ही यहां पर इसको पॉजिटिव का इनेबल मिलेगा, ठीक है,
तो ये अपने अंदर स्विचिंग शुरू करेगा। यहां पर जो है ना C1 और D1 की जो पिन है, V इन और LX के दरमियान एक N चैनल मोसफेट लगा होता है। इसमें और भी मोसफेट होते हैं, लेकिन मैं सिंपली ज्यादा अगर वो गहराई में चला जाऊंगा और ज्यादा टेक्निकल बातें आपको बताना शुरू कर दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आसान तरीके से आसान लफ्जों में समझाऊं ताकि आपको आईसी का काम समझ में आए। आप इस आईसी के अंदर उन मोसफेट्स को देख नहीं सकते। जब भी आईसी खराब होगा तो आपने सिंपल आईसी ही बदलना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं ताकि आपको इसके अंदर के स्ट्रक्चर का भी पता हो। ठीक है, मैं कंप्लीट तो नहीं अंदर का स्ट्रक्चर आपको बता सकता क्योंकि वो बहुत लंबा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चंद एक दो तीन मोटी मोटी चीजें बता देता हूं आपको कि यहां पर एक मोसफेट लगा होता है जो मोसफेट स्विचिंग करवाता है। ठीक है, और उस स्विचिंग के जो है बदले में जो है ना ये क्या होता है, यहां पर जब स्विचिंग होती है ना, ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस कॉइल के अंदर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो है वहां पर वोल्टेज बूस्ट होते हैं, और वोल्टेज बूस्ट होके यहां पर एक अंदर सिंक्रोनस मोसफेट होता है जो उसको एक किस्म का डायोड वाला काम करता है रेक्टिफिकेशन का, और उसको रेक्टिफिकेशन करने के बाद यहां पर जो है ना वो हमें +5 वोल्ट या +6 वोल्ट इस पिन के साथ वो सप्लाई यहां तक पहुंचा देता है इसकी। ठीक है, तो ये स्विचिंग जो होती है ये पॉजिटिव वोल्टेज के लिए स्विचिंग होती है, और यहां पर ये जो है ना पॉजिटिव वोल्टेज बन जाते हैं 5 वोल्ट या 6 वोल्ट प्लस वाले। ठीक है, कब बनेंगे, जब यहां पर इनेबल पॉजिटिव वाला आएगा तो ये स्विचिंग स्टार्ट होगी और ये वोल्टेज यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, ये वोल्टेज बन गया तो समझ लो कि आपका ये पॉजिटिव इनेबल आ रहा है। अगर ये इनेबल नहीं आएगा तो ये +5 वोल्ट नहीं बनेंगे या +6 वोल्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये +5 वोल्ट बन जाते हैं ना, उसके बाद अंदर मोसफेट्स के अंदर एक जो होता है ना इसका चार्जिंग पंप होता है। ठीक है, वो क्या काम करता है कि वो ये जो फ्लाई कैप लगा हुआ है ना इसको चार्ज करवाता है पंपिंग करके। ठीक है, इसके अंदर करंट स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब ये करंट स्टोर कर लेता है अपने अंदर और फिर दोबारा उस जो स्विचिंग होती है उसको रिवाइड किया जाता है, मतलब उसको तब्दील किया जाता है, तो इस पॉजिटिव वोल्टेज जो इसने स्टोर किए थे उसको वो नेगेटिव में बदल कर हमें जो है ना यहां पर नेगेटिव की सप्लाई हमें बनाकर दे दी जाती है, जो कि 5 वोल्ट की होती है या 6 वोल्ट की होती है, और ये माइनस वाले 5 वोल्ट या माइनस वाले 6 वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से अंदर स्विचिंग होती है अगर वो मैं समझाने लगूंगा ना तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि उसके लिए ना बहुत थोड़ा दिमाग भी ज्यादा खपता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना नेगेटिव इनेबल आया तो यहां पर ये जो है ना स्विचिंग हुई और इसने ये जो पॉजिटिव वोल्टेज कैप ने स्टोर किए थे अपने अंदर इसको जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देंगे। अंदर इसके जो कंट्रोलर हैं वो इसको नेगेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी। तो LUB IC जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करता है, हमसे 4-5 चीजें ये मांगता है और हमें सिर्फ 2 चीजें बनाकर देता है। एक चीज हमें बनाकर देता है AVEE मतलब VSN, और दूसरी चीज हमें बनाकर देता है AVDD VSP। ये दोनों सप्लाइयां हैं, वोल्टेजेस हैं, एक प्लस वोल्टेज है, दूसरे माइनस वोल्टेजेस। ठीक है, और ये हमारे ग्राफिक को ऑन करने के लिए जो है ना बहुत जरूरी वोल्टेज है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा डिस्प्ले का जो सर्किट है ग्राफिक का वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभी आपने समझोगा कि हमने सारी लाइनें तो पढ़ ली, लेकिन एक कैपेसिटर ये बचा है। ये BTST कैपेसिटर का क्या काम है, ये BTST कैपेसिटर जो है अपने अंदर करंट को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर इसके अंदर लगा हुआ एक मोसफेट है उसके गेट के ऊपर ये वोल्टेज देता है, क्योंकि वो वोल्टेज जो है अंदर जो मोसफेट लगा हुआ है वो N चैनल है और उसके गेट के ऊपर जो है हमें सोर्स से ज्यादा वोल्टेज देने होते हैं ताकि वो ट्रिगर हो सके। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर वो लगाया गया है। ठीक है, ये कैपेसिटर जो है एक किस्म की बैटरी का काम कर रहा है, इसके अंदर करंट स्टोर हो रहा है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो अंदर एक जो स्विच लगा हुआ है जो मोसफेट है उसके गेट के ऊपर ये वोल्टेज दिए जाते हैं ताकि वो जो है एक्टिव हो सके और ये स्विचिंग स्टार्ट हो सके, जो पॉजिटिव वोल्टेज बनाएगी वो वाली स्विचिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना LUB IC के बारे में समझ लग गई होगी। शॉर्ट दोबारा समझा देता हूं। इस IC को इसकी टोटल 15 पिनें हैं। 15 पिनों में इसकी जो है ना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है VPH की, वो V इन वाली पिन के ऊपर आएगा।
ठीक है। उसके बाद इसको ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, इसको हमने ग्राउंड दिया। उसके बाद ये सीपीयू से जो है कनेक्ट होगा I2C प्रोटोकॉल के साथ, वो हमने इसको दिया। उसके बाद ये अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किस्म के इनेबल मांगेगा, हम इसको दोनों इनेबल प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों इनेबल और I2C प्रोटोकॉल सीपीयू से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये अंदर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा और स्विचिंग करते हुए ये हमें +5 वोल्ट और -5 वोल्ट बनाकर देगा। ये दोनों वोल्टेज हमारे ग्राफिक सेक्शन को ऑन करने के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे पैनल के अंदर का जितना भी फंक्शन होता है उसको एक्टिव करने के लिए जरूरी है। इनमें से अगर कोई 1 वोल्ट भी नहीं बनेगा तो हमारा ग्राफिक नहीं आएगा, सिर्फ हमारे स्क्रीन के ऊपर ब्लू डिस्प्ले नजर आएगा। मतलब हमें लाइट तो जलती हुई नजर आएगी लेकिन ग्राफिक नजर नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसको फिजिकली तो देख लिया ये कैसे बनता है। अब हम इसको स्कीमेटिक में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये किस तरीके से नजर आता है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और अच्छा, ये बोर्नियो की जो स्कीमेटिक टूल है उसके अंदर मैंने जो है ना इस आईसी को ओपन किया है और मैंने जो डायग्राम बनाई है मैंने इसको देख कर बनाई है, यहां से इस चीज को समझा है और वो डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से बनी है, ठीक है। अब देखें ये इस पिन के ऊपर ना अंदर इसकी 15 पिनों की मुकम्मल डिटेल है कि कौन सी पिन किस जगह पर लगी होगी, किस तरीके से लगी होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये SCL, SDA, ENP, ENN ये 4 लाइनें जो है वो सीपीयू से आ रही हैं। ये देखें ये 3 लाइनें B3, E3, D2 ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो एक कैप सीरीज में लगा हुआ था फ्लाई कैप वाला C3 और A3 की पिन के दरमियान, वो देखें ये कैप लगा हुआ है और इस कैपेसिटर की जो है ना 2.2 माइक्रोफेरेड इसकी जो है ना वो कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जो है ये A2 की पिन से AVE की लाइन जा रही है, जो रास्ते में 2 कैपेसिटर इसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और ये सीधा LCD कनेक्टर पर चली गई। उसके बाद ये BTS जो एक बूट कैपेसिटर है, जो हमारे इसके इंटरनल जो N चैनल मोसफेट है उसके गेट के ऊपर ट्रिगर करने के लिए ये वोल्टेज इसके अंदर जो स्टोर होते हैं वो वहां पर मिलते हैं। उसके बाद LX की पिन है, ठीक है, और VIN की पिन है जो एक कॉइल के जरिए 2 पिनों में इस आईसी में गई है, और AVDD की पिन VSP जो प्लस वोल्टेज है वो भी कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए सीधे हमारे LCD कनेक्टर पर पहुंच गए हैं। तो इतना सारा स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप अगर चीजों को डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को गौर से देखें, 1 दफा देखें, 2 दफा देखें, जब तक आपको समझ नहीं आती इसको बार बार देखें। इंशाल्लाह आपको जो है ना ग्राफिक सेक्शन की मुकम्मल समझ आ जाएगी, है ना। IPS पैनल या TFT पैनल के ग्राफिक सेक्शन की भी समझ लग गई होगी और LUB IC कैसे काम करता है इसकी भी समझ लग गई होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें मजीद एक्सप्लेन किया जाए, हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोगों ने हमें कमेंट करने हैं। हम इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ LUB IC के अंदर का स्ट्रक्चर समझाएंगे कि कैसे ये पॉजिटिव को नेगेटिव वोल्टेज में बदलता है और कैसे ये स्विचिंग करवाता है, और ये बैटरी के वोल्टेज जो VPH वाले वोल्टेज हैं उनको कैसे ये बूस्ट करवा लेता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और अपने जितने भी WhatsApp ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर करना है ताकि इस वीडियो से दूसरे दोस्तों को भी सीखने को मिले।